हाँ भाई, तो अपन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वगैरह वो सब देख लिया था हमने, उस पर क्वेश्चंस करने हैं ना, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रूव दैट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर पैराबोला is constant and equals to its semi-later sector। ठीक है, हालांकि ये प्रॉपर्टी कॉनिक में आपने पढ़ी होगी 11th में, याद भी करवाते हैं वहाँ। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो सपोज देयर इज पैराबोला y² बराबर 4ax। आपने इस पे पॉइंट ले लिया x1, y, पैरामेट्रिक में भी ले सकते हो, मैंने ऐसे ही ले लिया। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपको मैंने कल बताया था क्या होता है। सब नॉर्मल की जो लेंथ है वो होती है y डैश, है ना, y tan थीटा। आपको याद हो डायग्राम मैंने बनाया था जो ऐसे, ये वाला पार्ट जो आता है ये है ना, y tan थीटा आता है, तो y डैश हो गया। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y डैश निकाल लो, तो 2y इंटू y डैश बराबर 4ax, 4a बस, तो y डैश क्या आ गया 2a अपॉन y1, तो इंटू 2a अपॉन y1, y1 कट गया, तो क्या आ गया 2a। और आपको याद हो कि लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो 4a होती है ना, ये होती है लेटेस्ट रेक्टम, ये 2a 4a होती है, तो ये क्या होगी सेमी लेटेस्ट रेक्टम होगी। यही प्रूव करना था हमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर द कर्व is constant, find n। देखो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अभी हमने बताया था y डैश होता है मोड, तो y डैश निकाल लो यहाँ से, n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 इंटू वाई डैश बराबर a की पावर n माइनस 1। तो y डैश क्या आ गया यहाँ से a की पावर n माइनस 1 अपॉन n y की पावर n माइनस 1। इसको यहाँ रखोगे तो लेंथ क्या आएगी y इंटू वाई डैश की जगह an माइनस 1 अपॉन n इंटू वाई की पावर n माइनस 1। देखो ये बन जाएगा a की पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 2। देखो ये पार्ट तो कांस्टेंट है, तो पूरी लेंथ ऑफ कांस्टेंट होना, तो ये भी y से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब n की जगह 2। और अब ध्यान दो, अगर n की जगह 2 रखोगे तो ये y² बराबर ax पैराबोला ही आ गया। तो वो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है कि ये, क्योंकि ये पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, y is equals to a times 1 plus sin t and x is equals to a times 1 plus cos t 1 minus, find length of normal at t is equals to pi by 2। तो देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला था y, ये y है, ये थीटा है, तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल थी। तो y अपॉन ये x बराबर tan थीटा cos थीटा, तो x बराबर y sec थीटा, है ना। इस तरह से मैंने आपको कहा था याद रखें। तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल की जो लेंथ है वो क्या है y sec थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब y डैश का स्क्वायर का रूट। तो y की जगह हमने क्या रख दिया a 1 प्लस sin t dy बाई dt, y डैश निकाल लो, y डैश क्या होगा dy बाई dt
अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, कॉस टी अपॉन साइन टी। तो ये आ गया आपका कॉट टी। देखो कॉट टी यहाँ रखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा, कॉसेक, कोसेक को नीचे लिख सकते हो साइन टी। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट टी। अब आपको किस पे पूछा, टी बराबर पाई बाई 2 पे, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आ जाएगी a इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन 1, 2 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है जी, चलो ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट इज एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ऑर्डिनेट ऑफ y is equals to a by 2 into e की पावर x by a plus e की पावर minus x by a is gm of length of normal and p, find p। ठीक, gm मतलब ज्योमेट्रिक मीन और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ना। सपोज मान लो मैंने पॉइंट मान लिया x1, y1, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया y1, वो बराबर gm है किसका, लेंथ ऑफ नॉर्मल का इंटू p, कोई चीज है p का। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल भाई आपको पता है, हमने बताइए क्या होती है, y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू p का मोड बराबर y1। ठीक है, ये भी y1 स्क्वायरिंग कर दोगे तो y1 का स्क्वायर बराबर y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू p। ये y1 कट गया, रूट को हटाने के लिए फिर से स्क्वायरिंग कर दो, तो y1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू p स्क्वायर। अब देखो y1 का स्क्वायर क्या होगा, इसको एक बार y1 का स्क्वायर ही पढ़े रहने दो, या लिख लो a स्क्वायर बाय 4 अंदर e की पावर 2x बाय a प्लस e की पावर माइनस 2x बाय प्लस 2 टाइम्स a, ये बन गया बराबर y डैश साइड में निकाल लो। तो y डैश देखो क्या होगा, a बाई 2 तो है ही, अंदर e की पावर x बाय a का डेरिवेटिव x बाय a इंटू 1 बाय माइनस e की पावर माइनस x बाय a इंटू 1 बाय, ये a कट गया। ठीक, तो इसमें 1 प्लस e की पावर x बाय a माइनस e की पावर माइनस x बाय a बाई 2 का स्क्वायर इंटू p स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस e की पावर 2x बाई a प्लस e की पावर माइनस 2x बाई a माइनस 2ab अपॉन 4। एलसीएम लोगे तो ये प्लस 4 और ये 4 माइनस 2 बन जाएगा प्लस 2। देखो ये पूरा इससे उड़ गया, तो 4 इससे उड़ गया, p स्क्वायर बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर, तो p बराबर कितना आ गया, a आ गया। ठीक है जी, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चल ठीक है, किसी का रह जाए तो आप पोस्ट करके नोट कर लेना वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं। लेंथ ऑफ सबनॉर्मल इज इक्वल्स टू सब टेंजेंट, है ना, ये सब नॉर्मल ये सब टेंजेंट फॉर द कर्व y बराबर एफ एक्स एट 3,4। एक पॉइंट दे रखे उस पे सब टेंजेंट और सब नॉर्मल बराबर है, एंड टेंजेंट at 3,4 is meeting the coordinate axis at A and B, then find maximum possible area of triangle OAB
वेयर ओ इज ओरिजिन। ठीक, तो सीन क्या है, ये कोई कर्व है y बराबर एफ एक्स है ना, इसके कोई पॉइंट है 3,4, उसके ऊपर आपने टेंजेंट बनाई है। अब वो जो टेंजेंट है वो अकॉर्डिंग एक्सिस को ए और बी पे काट रही है और आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, पॉइंट ए निकालना है, बी निकालना है, ए निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट पता है तो स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए देखो आपको एक रिलेशन दे रखा है कि इस पॉइंट पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और सब टेंजेंट बराबर है 3,4। तो लेंथ ऑफ जो सब नॉर्मल बराबर है सब टेंजेंट के, तो सब नॉर्मल क्या होती है मोड y tan थीटा और सब टेंजेंट क्या होती है y cot थीटा। तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर y स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा। तो tan की पावर 4 थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, -1 तो पॉसिबल नहीं है, तो tan थीटा बराबर +-, मतलब उस पॉइंट पे दो स्लोप्स पॉसिबल है। ठीक ठीक, तो केस 1 यदि स्लोप 1 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 4 बराबर स्लोप 1 x माइनस 3, इक्वेशन इज y बराबर x प्लस 1। तो देखो इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो x 0 पे y1, x माइनस 1 पे y0, तो ये ए बी को यहाँ कट कर रहा है, तो ये पॉइंट 1 है 0,1 और ये है -1,0। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हाफ आएगा। और केस 2 क्या है, जब m बराबर क्या है -1 है, तो उस टाइम पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y माइनस 4 बराबर -1 इंटू एक्स माइनस 3, तो y प्लस एक्स बराबर 7 आएगा। उस केस में ये लाइन ऐसे बनेगी, ये पॉइंट भी 7,0 आएगा और ये 0,7 आएगा। उस केस में जो ये एरिया वो होगा हाफ इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 49/2। ठीक, तो देखो दोनों में कौन सा मैक्सिमम हुआ, ये हुआ, तो बस योर आंसर इज 49/2। ठीक है जी। A curve C has a property that if tangent drawn at P on the curve cuts the coordinate axis at A and B such that P is always midpoint of AB. If the curve passes through -1,1, find equation of the curve. देखो हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन, उसमें आएंगे, उसमें ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, आप उसको देख के एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें dy/dx होता है और ये सब होता है ना, xy होता है, तो वहां से सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, लास्ट में एक कंडीशन दी जाएगी, उससे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालोगे। लेकिन वहां तो फिर हम कई सारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी पढ़ेंगे जो आपने आज तक नहीं देखी है अभी तक, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये जो है वो बहुत आसान है, तो बस एक आपको दिखाने के लिए नजारा कि ऐसे टाइप का भी एक प्रॉब्लम होता है ना, तो वो मैं बस एक ले रहा हूं इस एग्जांपल को, है ना। ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। तो कोई कर्व है, उसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है उसकी, कि उसके कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, खींचोगे अगर मान लो ये P पे आपने टेंजेंट खींच दी, x1, y1 मान लिया इसको, है ना, x, y ले लिया ना, देन वो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटती है A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, वो इस प्रकार काटेगी कि ये हमेशा इसका मिड पॉइंट होगा। ये बात समझ में आ गई? बस अब इसको यूज करते हुए कर्व कैसे निकालनी है, आपको इक्वेशन बनानी होती है। कैसे बनाएंगे,
इस केस में हमेशा आपको फर्स्ट आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है ना। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट बराबर स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x कोऑर्डिनेट। तो अगर मैंने इस जनरल पॉइंट को x कोमा y ले लिया तो मैं इसको कैपिटल x एक्सिस और कैपिटल y एक्सिस ले सकता हूं। मतलब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस वाई dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड x माइनस x। समझ में आ गई बात? भाई अगर इसको भी एक्स वाई बोल दोगे, इसको भी एक्स वाई बोल दोगे तो मिक्स हो जाएंगे ना, इसलिए इसको कैपिटल ले लिए, इसको जनरल पॉइंट ले लिए एक्स वाई। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। पहले तो ध्यान रखिए हमेशा इसको, अगर यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी होगी तो यहाँ माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे लिख ली। नाउ अब आपको किस चीज का यूज करना है, आपको पॉइंट ए निकालना है, पॉइंट बी निकालना है। तो सबसे पहले आप पॉइंट ए निकालो। पॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, कैपिटल वाई को जीरो पुट करना पड़ेगा। तो कैपिटल वाई को जीरो पुट करना, उस वाई को जीरो मत पुट कर देना, ध्यान रखना। तो कैपिटल वाई को अगर आपने जीरो पुट कर दिया तो देखो माइनस वाई बराबर वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश एक्स, ये इधर आ गया, वाई डैश एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डैश। क्या ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया? यस सर। तो जो ए पॉइंट है भाई वो आ गया एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन वाई डैश कोमा जीरो। ऐसे ही बी पॉइंट निकाल सकते हो आप। बी निकालने के लिए एक्स को जीरो रख दोगे, कैपिटल एक्स को जीरो रख दोगे तो माइनस एक्स वाई डैश और वाई इधर आ जाएगा, तो वाई माइनस एक्स वाई डैश। सही है, सर। हाँ जी। सर हमने पॉइंट ए को 2x, 0 ऐसे क्यों नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? उसको यूज करूंगा ना मैं, हमें उसको अभी वही तो यूज करूंगा। अभी तो मैंने जनरल लाइन की इक्वेशन मान के ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल लिया एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में, ताकि अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बना सके। ठीक है ना। नाउ आई विल अप्लाई इट्स प्रॉपर्टी कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका मिड पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ b बाय 2 बराबर x कोऑर्डिनेट ऑफ p होगा। सो दिस प्लस जीरो, तो x y डैश माइनस y अपॉन y डैश प्लस जीरो अपॉन 2 बराबर x। तो क्या ये एक अपनी इक्वेशन आ गई? बस कोई भी ले लो, चाहे x से बना लो चाहे y से बना लो, आपको तो एक इक्वेशन चाहिए थी, हमने इक्वेशन बना ली। तो इसको ध्यान से देखो, ये बन गया एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन 2 वाई डैश बराबर एक्स। तो एक्स वाई डैश माइनस वाई बराबर 2x वाई डैश, ये उधर गया तो ये बन गया एक्स वाई डैश बराबर माइनस वाई। दिख गया? तो वाई डैश को क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर माइनस वाई, तो इसको आप लिख सकते हो dy अपॉन वाई बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर लोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां पर कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती है जो अभी आपको ना आती हो, जो आप पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस, जो हम वहां पढ़ेंगे, आपने आज तक उनको शायद इंटीग्रेट ना किया हो, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन सारे वहां हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी मैंने वो एग्जांपल लिया जिसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसको इंटीग्रेट करना आता है ना भाई, यहां से क्या आ जाएगा, ln y बराबर माइनस ln x आ जाएगा। यस सर। और आपको पता है ऐसे केस में हम कांस्टेंट में ln c लेना प्रीफर करते हैं। बोलो भाई। बस, तो ये कर्व आ गई यहां से, एक्स वाई बराबर सी आ गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आपको ये तो आंसर आ गया। ये इसको बोलते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन। जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे कि कांस्टेंट के टर्म्स में आंसर आ गया, लेकिन इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कर्व कहां से पास करता है, -1, से। तो अगर इसमें -1, 1 से पास करवाओगे तो क्या c की वैल्यू -1 नहीं आ जाएगी?
बस, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, मतलब इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन यही है और जनरल सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना। ये सब बातें अपन बाद में करेंगे, अब जस्ट ऐसे ही मैं तो आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अपन को जनरल इक्वेशन लिखनी है, ऐसे पॉइंट्स वगैरह निकाल लो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको अप्लाई कर लो। अल्टीमेटली यू हैव टू गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस एन इक्वेशन बिटवीन x, y and dy by dx. Then you have to integrate it and take an arbitrary constant. And after that apply particular given जो भी आपको दे रखे है, सिचुएशन दे रखी है, वो अप्लाई करके उसमें आप कांस्टेंट निकाल लोगे, वहां से आपका कर्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी टेंजेंट नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे हालांकि, बट ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल में भी छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन आ ही सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्लियर है सबको? Yes, चलो नोट कर लो इसको। so done. चलिए, हाँ जी, तो देखो ये वाला टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट जो इसमें बात करनी है ना, अब कई को लग रहा होगा टेंजेंट नॉर्मल ही चल रहा है अब तक। हाँ, मतलब देखो इसमें कई सारे स्ट्रेटेजिक मतलब मेथड फिक्स है कि ऐसा प्रॉब्लम आए ऐसा करना है ना। तो थोड़ा सा कई बार बच्चों को इजी भी लगता है कि हाँ यार इसमें तो मतलब पहले से पता है कि अपन को करना कैसे है ना, बस कुछ क्वेश्चंस में आप अटक सकते हो, मैनिपुलेशन या फिर थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो कई सारी फंडे हमने देख लिए। देखो शुरुआत हमने करी थी सिंपल टेंजेंट की, स्लो फ्लो, वर्टिकल वर्टिकल सब आ गया, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर एट पॉइंट, फिर पासिंग थ्रू पॉइंट, है ना। उसके बाद पैरामीटर वाला करा था, बीच में रूट वाला फंडा सीखा था, 2 रूट रिपीट करते हैं और 3 रूट है, तो इस तरह से टेंजेंट का। देन आफ्टर अपन ने पैरामेट्रिक के बाद सब टेंजेंट वगैरह हो गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व हो गया, एंगल बिटवीन द कर्व हो गया, ऑर्थोगोनल, ये सब बातें हो गई। एक चीज हो रहा है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स की बात होती है, या एक पॉइंट और एक कर्व देके पूछेगा इनके बीच की शॉर्टेस्ट या मैक्सिमम या इस तरह की डिस्टेंस की बातें होती है ना। तो उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कर्व। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कर्व। अब देखो, जैसे मान लो कोई आपको कर्व दे दी, सपोज देयर इज अ कर्व और एक पॉइंट दे दिया आपको P, और मैं आपसे पूछूं कि P की इससे सबसे कम दूरी क्या होगी, तो अगर मैं आपको कहूं कि P से यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया Q और उस पे टेंजेंट बनाई, ठीक है ना, मतलब ये जो PQ है ना, ये क्या हो गई, इसकी नॉर्मल हो गई। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स लिए, मान लो ये ले लिया Q1 ले लिया एक पॉइंट, ठीक, Q2 ले लिया सपोज, ऐसे इधर दूसरा एक ले लिया, एक इधर ले लिया, Q3 ले लिया। तो आपको देखते ही फील आ रही है कि जो PQ है, PQ वो इनमें सबसे शॉर्टेस्ट होगी। Q के इधर जा रहा हूं तो भी ये डिस्टेंस बढ़ रही है, और Q के इधर जा रहा हूं तो भी ये डिस्टेंस बढ़ रही है। हाँ जी, Yes, sir. तो इस तरह कभी आपको कोई रैंडम कर्व दे दे और एक पॉइंट दे दे बाहर कर्व के, और बोले इस पॉइंट की इससे सबसे नजदीक दूरी बता दो, मिनिमम डिस्टेंस बता दो, तो वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होगी 100%। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कोई कर्व दे दी जाए और पॉइंट दिया जाए,
और आपसे कहा जाए इसकी इससे सबसे कम डिस्टेंस बता दो, सबसे ज्यादा डिस्टेंस बता दो, इस तरह की जब बातें हों तो आप ये मान लो, मतलब मान लो क्या, ये पक्का है कि वो जो उस एरिया के अंदर जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी ना, वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होगी, है ना। तो अपन इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस will be along normal passing through P, नॉर्मल PQ बोल दो, है ना। डायग्राम बना ही रखा है हमने, नॉर्मल PQ, नॉर्मल PQ टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व। एक्चुअल में थोड़ा सा अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ये मिनिमम और मैक्सिमम एग्जैक्टली मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जो इनका बेसिक जो मतलब होता है वो होता है लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। अभी आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ नाम का, है ना, कि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम क्या है। इस पे तो पूरा चैप्टर पढ़ना है हमने, अभी मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम, उसमें यही सब पढ़ेंगे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो अभी शायद आप नहीं जानते, तो बस मैं मोटा मोटा आइडिया दे दूं आपको। लोकल का मतलब ये है कि जैसे मान लो देखो इस पॉइंट के इधर डिस्टेंस बढ़ रही है ना, और इस पॉइंट के इधर भी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इस पॉइंट पे उस एरिया में लोकल एरिया में तो सबसे कम है कि नहीं है भाई। इसके जस्ट इधर बढ़ रही है, इसके जस्ट इधर बढ़ रही है, तो इस पॉइंट में सबसे कम है कि नहीं है? यस सर। है ना। तो उस चीज को मैं लोकल कहना चाह रहा हूं। मतलब हो सकता है कि इससे भी छोटी डिस्टेंस कहीं और हो, इस केस में नहीं है, बट किसी कर्व में हो। मतलब एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, जैसे मान लो किसी जगह क्या है मैक्सिमम आए, तो जरूरी नहीं, मान लो इसके इधर भी घट रही होती है, इसके इधर भी घट रही होती है, और ये मैक्सिमम आ रहा होता, तो जरूरी नहीं है ना कि वो मैक्सिमम हमेशा पूरे कर्व के हर पॉइंट के लिए मैक्सिमम हो, वो उस एरिया में मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये है ना। जिसको नहीं समझ में आए अभी के लिए छोड़ सकते हो, एक बार लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जब पढ़ लोगे उसके बाद दोबारा से ये पॉइंट को आप सुन सकते हो, ठीक है। और नहीं समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार इस शब्द को भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब अभी आपको, तो समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम या मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंसेस की इस तरह से बात होती है, तो हमेशा कॉमन नॉर्म, ये PQ नॉर्मल जो होती है ना कर्व पे, ये जो नॉर्मल है ये इसके अलोंग होती है। ठीक है जी। तो प्रोसीजर क्या है ना। स्टेप 1, टेक अ पॉइंट Q, पैरामेट्रिक हो सके तो पैरामेट्रिक ले लें, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन कम होगी, है ना, इफ पॉसिबल। टेक ए पॉइंट Q ऑन कर्व, पहला तो आप पॉइंट लोगे, दूसरा स्टेप उसके ऊपर आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q। और स्टेप 3, पास इट फ्रॉम द P, पास इट फ्रॉम P एंड obtain Q, obtain Q, Q आ गया, देन फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस या डिस्टेंसेस, है ना, मल्टीपल पॉइंट्स भी आ सकते हैं Q के, है ना। तो फाइंड डिस्टेंस या डिस्टेंसेस PQ, एंड लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, एनालाइज द सिचुएशन बिफोर आंसरिंग। ये जो स्टेप है ना, इसमें ये लोकल फोकल थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी, उसके थ्रू मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई जो बताइए अभी, प्रोसीजर ये है। अभी यस सर। चलो,
क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम and maximum distance of P eight comma 0 from the parabola y square बराबर 4x। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको, है ना। इससे सारी ये दिक्कतें क्लियर हो जाएंगी आपकी, किसी को कोई डाउट आ रहा हो। ये सबसे पहले तो देखो सिचुएशन क्या है, ये आपका कर्व है, ठीक है। ये आपका ऐसा कर्व है, यहां पॉइंट है सपोज 8,0, ठीक। तो वो कह रहा है 8,0 से, अब एक कर्व पे देखो कितने सारे पॉइंट है, इधर 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 इधर, सबसे नजदीक और सबसे दूर कौन सा है, कौन सा, क्या मतलब वो दूरी कितनी है, ये पूछा है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन आती है आपके दिमाग में, ये फंडा आएगा, एक कर्व और एक पॉइंट दिया, कर्व और पॉइंट दिया है, तो आप क्या करोगे, सबसे स्टेप 1 पॉइंट क्यू मान लो, कर्व पे पॉइंट क्यू मान लोगे तो पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट मान लो अपना क्या, 80 स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू 1 है, तो t स्क्वायर कोमा 280, क्या ये पॉइंट मान सकते हो, t स्क्वायर कोमा 2t, बोलो। यस सर। तो स्टेप 2 क्या है, उस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो। तो देखो dy बाई डी एक्स निकाल लो पहले, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो 2 अपॉन 2t, तो ये आ गया 1 अपॉन टी, ठीक है ना। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस 2t, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, बराबर माइनस टी इंटू एक्स माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ गया y प्लस एक्स टी बराबर 2t प्लस टी क्यूब, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, ठीक है। हालांकि जिन बच्चों को कॉनिक सेक्शन याद होगा वो ये इक्वेशन लिखने में टाइम बचा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हम रटते हैं टी फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y प्लस एक्स टी बराबर 280 प्लस 80 क्यूब, है ना, याद होगा आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉनिक में पढ़ाया जाता है। तो वो अगर याद होगी तो ये 2 मिनट बच जाएंगे, नहीं कोई खास बात नहीं है, आप निकाल लो, ठीक है ना। भाई एग्जाम जब देने जाओगे हम तो अपन ये मान के चलेंगे ना, उस दिन आप कॉनिक भी अच्छे से पढ़ के, मतलब आपके लिए तो सारा सिलेबस हुआ है, तो कॉनिक की आपको इक्वेशन याद रहेगी, तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे। नाउ पास इट फ्रॉम पॉइंट P, तो आपने किसी पॉइंट पे नॉर्मल लिख ली और उसको इससे P से पास करा दिया, ठीक है। तो पास करवाओगे तो पास किससे कराओगे, 8,0 पासिस थ्रू 8,0। अब इसको सॉल्व करना है, ये मिटा दो, यस सर। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करना है तो इसको आप 8,0 इसमें रख दो, तो इक्वेशन क्या आएगी, 0 प्लस 8t बराबर 2t प्लस टी क्यूब, तो टी क्यूब माइनस 6t बराबर 0, t कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, तो t बराबर 0 आ गया, t बराबर √6 आ गया और t बराबर माइनस √6 आ गया। 3 पॉइंट आ गए, मतलब 0 रखोगे तो पॉइंट आ गया आपका 0,0, √6 रखोगे तो पॉइंट आ गया 6,2√6, और तीसरा रखोगे तो आएगा 6, माइनस 2√6। तो देखो ये एक पॉइंट आ गया 6,2√6, एक इसके नीचे वाला पॉइंट आ गया ये 6, माइनस 2√6, और एक ये वाला पॉइंट आ गया 0,0। आपने पढ़ा भी होगा कॉनिक सेक्शन में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी पॉइंट से अंदर वाले से 3 नॉर्मल पास कर सकती हैं पैराबोला में, तो वो देखो 3 नॉर्मल आ रही हैं इस केस में, एक ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। तो 3 पॉइंट आ गए, तो तीनों से अगला स्टेप क्या था, पॉइंट्स आ गए, मल्टीपल, तुमसे डिस्टेंसेस निकाल लो। तो मान लो ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ये Q1, ये Q2 और ये Q3, तो पहले डिस्टेंस निकालो PQ1,
PQ1 निकालोगे 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 6 24 आ जाएगा। हाँ भाई 2 का स्क्वायर 4 और इसका 4 इंटू 6 24 4 28 28 मतलब 2√7 सही है। ऐसे ही PQ2 निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है 8 है 8 और PQ3 निकालोगे तो भी कितना आएगा 2√7 ही आएगा, चेक कर लेना बिकॉज ये सिमेट्री है इसमें, ठीक है ना। तो ये लगभग हो गया। देखो √8 √9 होता है 3 से छोटा, तो 3 भी होता तो ये 6 होता, लेकिन 8 से तो छोटा है, तो ये तो 5 पॉइंट समथिंग है ना। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि इन तीनों में सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी हुई, ये हुई, ये दोनों बराबर है ना। नाउ मैंने क्या कहा था, आप सिचुएशन को एनालाइज करो, उसको अच्छे से समझो। अब आप देखो हो क्या रहा है, यहां पे जो डिस्टेंस है ना ये आपकी क्या आ रही है 2√7, फिर यहां से यहां डिस्टेंस इंक्रीज कर गई, फिर यहां से यहां डिस्टेंस और इंक्रीज कर गई, फिर यहां से यहां डिस्टेंस 8 हो गई, फिर यहां से यहां डिस्टेंस डिक्रीज कर गई, फिर यहां डिस्टेंस डिक्रीज कर गई, फिर यहां डिस्टेंस डिक्रीज कर गई। अब इसके बाद फिर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, इधर इंक्रीज करेगी और इधर जाओगे इंक्रीज करेगी। भाई जितना दूर पॉइंट ले जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, इसके इधर भी डिस्टेंस बढ़ रही है, इसके इधर भी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये मिनिमा हुआ उस एरिया के अंदर या नहीं हुआ। इसलिए मैं लोकल वर्ड यूज कर रहा था जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से उस चैप्टर के बाद समझ आएगा, बट आई होप इतनी फील तो आ गई होगी कहना क्या चाह रहे हैं कि इसके जस्ट इधर आस पड़ोस में क्या हो रहा है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसे देखो इसके इधर तो वैल्यू घट रही है और इसके इसके इधर जाओगे तो वैल्यू बढ़ रही है, इधर से डिस्टेंस बड़ी 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 और इसके इधर जाओगे तो भी बड़ी 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 बड़ी। तो यहां पे इस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम है। इस पॉइंट के नजर से देखोगे तो यहां डिस्टेंस 8 है, इसके राइट में जाओगे तो डिस्टेंस घट रही है, इसके इधर जाओगे तो भी डिस्टेंस घट रही है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। तो Q1 Q3 तो हो गए लोकल मिनिमा, ठीक है। ये शब्द आपको तकलीफ दे तो मत लिखना अभी के लिए नोट्स में, चाहे तो बस सुन ले। और Q2 हो गया लोकल मैक्सिमा। तो मैंने इसलिए वहां शुरू में मेंशन करा था कि लोकल देता है ये एक्चुअल में, है ना। ओवरऑल तो आपको खुद को एनालाइज करनी पड़ती है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि डिटेल में आपको हर एक चीज समझ आ पाए, अदरवाइज मैं सीधा आंसर निकाल के बोल देता ये मिनिमम आंसर खत्म, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं और कि उसमें आपको एनालाइज क्या करना है लास्ट स्टेप में। अब आपके आंसर आ गए, तो यहां पर गरीब आदमी क्या करता है, जिसको ये फंडा नहीं पता होता है, वो तो बोल देगा मिनिमम आंसर ये और मैक्सिमम आंसर ये। ऐसा नहीं होता। उसने क्वेश्चन में लोकल नहीं पूछा, उसने पूछा ओवरऑल द मिनिमम डिस्टेंस और ओवरऑल द मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो आप सोचो यहां डिस्टेंस सबसे कम है, फिर बड़ी 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 बड़ी, फिर घटी 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 घटी, फिर वापस सबसे कम आ गई, फिर इधर बढ़ेगी, फिर इधर बढ़ेगी। तो क्या पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम डिस्टेंस यही आई या नहीं आई? यस सर। तो ओवरऑल मिनिमम डिस्टेंस तो आप बोल सकते हो 2√7। अब क्या इसको मैक्सिमम बोल दूं मैं? ये लोकल मैक्सिमा है। नो सर। ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो इन्फिनिट तक जाएगी। भाई इन्फिनिट पे कोई पॉइंट ले लो, वहां से इसकी दूरी निकालोगे तो इन्फिनिट नहीं आएगी। बस तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा था, बट मैक्सिमम डिस्टेंस इज नॉट 8, दिस इज लोकल मैक्सिमम, है ना। दिस इज लोकल मैक्सिमम बिकॉज मैक्सिमम डिस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? इन्फिनिट है वो, तो ब्रैकेट में लिख लेना इन्फिनिट तक जा सकती है, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस एक्चुअल में तो आएगी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा प्रॉपर, मिनिमम ये आएगा 2√7, मैक्सिमम ये आएगा, ठीक है ना। एक बार फिर भी जिनको तकलीफ लगे आज, तो ज्यादा दिमाग मत लगाए, बस सुन ले। लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर होने के बाद एक बार इसको दोबारा देख लेना, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार कहना क्या चाह रहे थे। एकदम डिटेल्ड एनालिसिस है। बाकी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन स्टूडेंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। मोटे मोटे तौर पे वहां तो मुंह फाड़ के जनता ऐसी चलती है, आपको मिनिमम ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम पूछा ही नहीं। मिनिमम पूछेंगे, आप करोगे, नॉर्मल लिखाओगे, पास कराओगे, सोल्व करोगे, 3 पॉइंट आएंगे, आप डिस्टेंस निकालोगे, तीनों में जो सबसे मिनिमम है आप आंसर दे दोगे और मोस्ट ऑफ द टाइम वही सही होगा,
ठीक है ना। लेकिन उसके आगे और पीछे जहां बाकी जनता नहीं सोचती है, वो सोचने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा डिटेल में बताया है, ठीक है ना। क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि आप ये ना भी वर्ड समझे अभी के लिए, लोकल शोकल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखा कि कभी कोई पॉइंट से, कोई कर्व से डिस्टेंस पूछी जाए, मिनिमम मैक्सिमम, आप नॉर्मल माने, पास करें, सॉल्व करें, पॉइंट निकालें, डिस्टेंस निकालें। नाउ उसको थोड़ा सा एनालाइज जरूर कर लें कि वो जो मैक्सिमम आ रहा है वो वाकई मैक्सिमम आ रहा है या और कोई मैक्सिमम है ना, जो मिनिमम आ रहा है। मोटे मोटे तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, तो 3 में से जैसे मिनिमम पूछा तो वो मिनिमम वाला आंसर होगा ही होगा, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको डिटेल में बता दिया कि मैक्सिमम का आंसर आप 8 नहीं दे सकते, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जा सकती है। उस एरिया, फिर ये मैक्सिमम आया क्यों सर? क्योंकि ये उस एरिया का मैक्सिमम है, इसके आस पड़ोस से ये ज्यादा है, इसलिए वो लोकल मैक्सिमा की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, तो चलो बस ये हो गया, ध्यान रखें इस प्रॉब्लम को। बता दूं? यस सर। हाँ भाई, तो वो इस क्वेश्चन को भी उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से कर सकते हो, आप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां मुझे स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक सर्कल है, और सर्कल में क्या है, -1, -4 इसका सेंटर है और रेडियस इसकी 1 है। पहले तो ये चेक करो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है ना। स्टेप 1, चेक पॉइंट स्टेटस। कैसे चेक करते हैं, याद है क्या किसी को? इक्वेशन में पहले तो सबको लेफ्ट साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो S1 <0 होता है तो पॉइंट अंदर होता है, <0 होता है तो बाहर होता है। बट वहां S1 में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो भी याद होनी चाहिए, x² और y² कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। यहाँ +1 है तो सबको लेफ्ट में ले गए, है ना। तो x + 1 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर -1। नाउ S1 इसमें पॉइंट रखा तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 4 का स्क्वायर -1। ये 0 से बड़ा आ रहा है, इट मीन्स पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है या नहीं है? हाँ जी, यस सर। तो पॉइंट अगर आउटसाइड है, मान लो ये पॉइंट है P 1,2, तो यार आपको पता है कि इससे सेंटर को मिलाने वाली कोई भी लाइन नॉर्मली तो होती है भाई। इसको मैं सेंटर से मिला दूंगा तो ये नॉर्मली तो है। और मैंने क्या था, कॉमन नॉर्मल के लोग लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा डिस्टेंस आती है, मतलब मिनिमम मैक्सिमा। तो आपको याद भी हो, अगर आपने सर्कल में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया जाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी अगर d है, d, तो देखो सबसे नजदीक ये वाला पॉइंट होगा, ये Q नियरेस्ट पॉइंट होगा। और अगर मैं R की बात करूं तो R सबसे दूर वाला पॉइंट होगा P से। क्या ये बात समझ में आती है? डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि ये सबसे दूर है, पास है, और ये सबसे दूर है, ठीक है ना। तो Q जो डिस्टेंस आएगी PQ, उसको अपन बोलते हैं D - R, और PR जो बोलेंगे वो बोलेंगे D + R। याद है क्या ये आपको? यस सर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट में सर्कल में ही बताया जाता है, मैंने दोबारा बता दिया, वही फंड है। तो बस PQ निकाल, पहले तो D निकाल लो। D होगी इसके और इसके बीच की दूरी, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 4 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 40, 40 मतलब 2√10, ठीक है। उसके बाद R कितना है आपका 1, तो PQ तो कितनी आ गई, मिनिमम जो आ गई वो आ गई 2√10 - 1, और जो मैक्सिमम आ गई 2√10 + 1 आ गई। सही है।
हाँ भाई, यस सर। ठीक है, बस ये था पॉइंट और कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस वगैरह निकालने के तरीके क्या है। अब यही चीज दो कर्व के लिए भी आ सकती है भाई। अभी तो एक पॉइंट दिया है और एक कर्व दिया है, अब दो कर्व दे देगा आपको C1 C2, बोलेगा उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो। तो दो कर्व के बीच की भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होगी, पहली बात ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो उस पर बात कर लेते हैं, इसको मिटा दें। यस सर। Now next point is distance between curves, है ना, distance between कर्व्स। तो यहां पे क्या होगा यार, दो कर्व दिए जाएंगे आपको C1 C2, और ये मान लो कॉमन नॉर्मल है जो है ना, कॉमन नॉर्मल ये P पे और ये Q पे, मतलब ये लाइन दोनों पे नॉर्मल है। ठीक, तो यहां पे भी वही फर्स्ट पॉइंट कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, और अगेन ब्रैकेट में मैं बता रहा हूं लोकल डिस्टेंसेस की ही बात होती है, बट चलो अपन डिस्टेंस लिख के चल रहे हैं, विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो इससे एक चीज और पता चलती है कि जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे कॉमन नॉर्मल के, एक उधर है ना, मतलब जहां पे टेंजेंट होगी, तो दोनों पे टेंजेंट बराबर होगी, स्लोप बराबर होगी P पे और Q पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q होगा कि नहीं होगा, पैरेलल होंगी टेंजेंट वहां। यस सर। ठीक, तो इसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना इसको निकालने का, पहले मैं वो लिख देता हूं, उस पर क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, बट फिर भी अपन को जानकारी होनी चाहिए कि हाँ क्या कर रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह। स्टेप 1, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P to C1 बाय टेकिंग पॉइंट, पैरामेट्रिक मान लो या कोई भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, पैरामेट्रिक पॉइंट P, सही है। ऐसे ही राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q टू कर्व 2 बाय टेकिंग पैरामेट्रिक पॉइंट एट Q। तो यहां पे आपने नॉर्मल लिख ली, पहले आप क्या करते थे पिछले केस में, नॉर्मल लिख के उसको पॉइंट से पास करवाते थे। अब क्या करूंगा, एक कर्व पे नॉर्मल लिख ली, दूसरे कर्व पे नॉर्मल लिख ली, क्योंकि कॉमन नॉर्मल है तो दोनों लाइनों को कंपेयर कर लूंगा। हाँ भाई, बोलो। क्या हो गया, आवाज आ रही है? सर प्लीज रिपीट। आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूं। यस सर। ठीक, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने दो कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इस तरह की कोई बातें हो रही हैं, तो आपको पहली बात तो ये याद होना चाहिए वो कॉमन नॉर्मल के लोग होगा। तो आप क्या करोगे, P पे एक पॉइंट लोगे पैरामीटर, है ना, टेकिंग पैरामीटर एट P T1, ऐसी Q पे पैरामीटर लोगे, उस पे दोनों पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख दोगे भाई, इस कर्व की और इस कर्व की अलग अलग नॉर्मल लिख लोगे, बिकॉज वो है तो कॉमन नॉर्मल, तो आप उन दोनों लाइनों को कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर बोथ लाइंस, मतलब कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट। हाँ भाई, यस सर। तो कंपेयर करके भैया आपके पास T1 T2 में रिलेशन आ जाएंगे, तीन इक्वेशन आ गई मान लो T1 T2 में, तो आप दो को सॉल्व कर लोगे, उसके बाद तीसरी में वेरीफाई करके देख लोगे वो होती है नहीं, अगर होती है तो पॉइंट आ जाएगा, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इस तरह से कुछ भी सीन बन जाएगा आपका। तो ये जनरल मेथड है ना,
कि एक पे नॉर्मल लिखी, दूसरे पे नॉर्मल लिखी, पॉइंट लेके उन दोनों को पास करवा दिया, और सॉरी उन दोनों को कंपेयर कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया, पॉइंट आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, डिस्टेंस आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन इन जनरल तो नहीं आएगा, है ना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एक कर्व पे लिखना, दूसरे पे लिखना, फिर करना। लेकिन फिर भी जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दो रैंडम कर्व आ गए, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, तो आपको एक पे नॉर्मल लिखनी है पैरामीटर मान के, दूसरे पे लिखनी है, दोनों को कंपेयर करके पॉइंट्स निकालने, T1 T2, पॉइंट आगे फिर डिस्टेंस निकालनी। लेकिन इसकी जो स्पेशल केस है ना, वो आ जाते हैं। स्पेशल जो केस है ना, वो आ जाते हैं। स्पेशल केस कैसे? मतलब दो कर्व में एक कर्व एक लाइन हो जाए, या दो कर्व में एक कर्व एक सर्कल हो जाए, फिर काम बहुत आसान हो जाता है। तो वो अपन स्पेशल केस को ध्यान रखेंगे कैसे करना है, ठीक है ना। ये तो जनरलाइज मेथड है, ये तो हर दुनिया की कोई भी दो कर्व उठा लो उसके लिए वैलिड है। एक पे लिख दिया, दूसरे पे लिख दिया, कंपेयर कर दिया, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा। तो जो आएगा या जो इंपॉर्टेंट है उसको कैसे डील करना है, वो है कि स्पेशल केस जब एक लाइन हो गया, मतलब मान लो एक तो कर्व है और एक लाइन होगी, ठीक है, ये C1 है और ये C2 है, और आपसे पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी, तो क्या ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल होंगी? यस सर। तो काम बहुत आसान हो गया, दो स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। पता क्या, आप पहले क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P बराबर स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा। भाई आपको लाइन दी जाएगी, आपको कर्व दी जाएगी, आपको लाइन पता है तो आपको लाइन की स्लोप पता है, कर्व दिया तो आप उसका dy बाई dx निकाल लोगे। dy बाई dx निकालना, मान लो लाइन की स्लोप 2 है, उसको 2 के बराबर करोगे तो वहां से पॉइंट आ जाएगा। बोलो। यस सर। अब अगर पॉइंट आ गया तो पॉइंट से इस लाइन की नॉर्मल डिस्टेंस ही तो निकालनी है, परपेंडिकुलर, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये पॉइंट, ये लाइन, इसकी इससे दूरी क्या होती है, ये d, तो d बराबर क्या होगी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है ना भाई, यहाँ पे नॉर्मल लिखने का मतलब नहीं, ये लाइन है तो मैंने कहा कि भाई अगर ये लाइन है तो इसकी जो नॉर्मल है वो कॉमन नॉर्मल होगी, मतलब वहां जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल होगी, तो मतलब dy बाई dx सीधा इसकी स्लोप के बराबर कर दो, खत्म बात। तो dy बाई dx इसकी स्लोप के बराबर कर दिया, वहां से पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, उस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसी तरह दूसरा स्पेशल केस क्या है, मान लो एक कर्व दी हुई है आपको C, और दूसरा सर्कल आ गया, सर्कल C2। तो यहां पर जनरल मेथड क्या था, इस पे नॉर्मल लिखो, इस पे नॉर्मल लिखो, दोनों नॉर्मल को कंपेयर करो, वहां से उसको सॉल्व करो, पॉइंट निकालो। लेकिन यहां पर भी फैसिलिटी है, मुझे C2 पे नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, इस पे नॉर्मल लिख लोगे C1 पे, और उस नॉर्मल को सेंटर से पास करवा दोगे, बस सीधी सी बात है, वो पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो वही केस में कन्वर्ट हो गया ना, जो पहला था कि कर्व पे नॉर्मल लिखी, उसको फलाने पॉइंट से पास करा दिया, पास करा दिया तो वो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो ये दूरी आ जाएगी। बोलो। तो इन दिस केस स्टेप 1 क्या होगा, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट C1 एट P, T1 मान लिया, मान लो P को, है ना, T1। नाउ पास इट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, पास इट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इससे क्या हो जाएगा, एंड फाइंड T1, T1 आ जाएगा। यहां से T1 जब आ जाएगा तो देखो उस केस में तो P की इससे दूरी निकालते थे, लेकिन आपको इसमें सेंटर से दूरी थोड़ी पूछी है, कर्व से दूरी पूछी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, ये चीज अगर मान लो d है, d तो d माइनस आर और d प्लस आर आ जाएगी आंसर। यस सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी, d माइनस आर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई T1 आ गया, T1 आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, सेंटर पता है, इससे इसकी दूरी निकाल ली, रेडियस घटा दी, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ गई या नहीं आ गई, कर्व के और सर्कल के बीच में? यस सर। और मैक्सिमम दूरी क्या d प्लस आर होगी?
यस सर। नहीं भाई नहीं, टी प्लस टू आर। नो 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 नो, पहली बात तो डी प्लस टू आर का कोई लॉजिक नहीं है, डी प्लस आर ही होगा, लेकिन वो पी की होगी। मुझे पी की दूरी थोड़ी पूछी है, मैं तो पूछ रहा हूँ दो कर्व है, लो इसको इन्फिनिट तक ले जाओ, तो वहां से लेके यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो उसकी दूरी मैक्सिमम इनफाइनाइट नहीं आएगी। यस सर। मतलब लोकल मैक्सिमम हम कह रहे हैं डी प्लस आर होगा। हाँ देखो, इस केस में क्या है बेटा, इस केस में आपको कर्व दिए एक और एक सर्कल दिया, वो बोलेगा उन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी और सबसे ज्यादा दूरी बता दो बस। तो उनके बीच की कम दूरी निकालने के लिए मैंने कहा लेट द पॉइंट पी, उस पर लिखी नॉर्मल, वो नॉर्मल को इससे पास कराया, वो पॉइंट आया, वो पॉइंट आ गया तो उसकी इससे मिनिमम दूरी निकाल ली डी माइनस आर, तो ये इनके बीच की मिनिमम दूरी हो गई। इस पॉइंट की इससे मैक्सिमम दूरी ये है, जायज है, लेकिन अगर मैं बोलूं सर्कल और पैराबोला, मानो सपोज पैराबोला, इसके बीच की मैक्सिमम दूरी वो तो इन्फिनिटी होगी। इनफिनिट, यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था इसलिए कि वो जो आंसर्स आते हैं वो लोकल वाले आते हैं, थोड़ा एनालाइज करना पड़ जाता है कभी कभी, है ना। बाकी मेंस में और छोटे मोटे एग्जाम्स में तो कोई टेंशन ही नहीं है, लोकल वोकल भूल जाओ, मुंह फाड़ के तुम तो चलो बस सॉल्व करो। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको दोबारा रिकॉल करा दूं। पहले क्या था, एक पॉइंट दिया जाता था, एक कर्व दिया जाता था, बोलेगा पॉइंट की कर्व से मिनिमम डिस्टेंस बता दो। आपने क्या करना है, आपने पॉइंट कर्व पे पॉइंट मानना है टी, उस पर लिखनी है नॉर्मल, नॉर्मल को इससे पास कराना है, पास कराए बाद वो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो उसकी दूरी आ गई, बस दैट्स इट। अब कभी कभी 3-3 4-4 दूरी आ जाती है, जैसा वो पैराबोला वाला क्वेश्चन था, तो उसको एनालाइज कर ले आप, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, बस ये पर्पस था। उसके बाद मैंने कहा अगर दो कर्व आ गए, एक पॉइंट नहीं है, दो कर्व है, एक कर्व ये एक कर्व ये, वो बोलेगा दो कर्व के बीच की आपको क्या निकालनी है, मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फलानी फलानी पूछिए आपसे। तो जनरल मेथड क्या है, इस पे नॉर्मल लिखो, इस पे नॉर्मल लिखो, दोनों की नॉर्मल कंपेयर कर दो, बिकॉज कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही आंसर आएगा, ये श्योर है, ये कुदरत का सच है ना, कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही मिनिमम मैक्सिमम लोकल डिस्टेंस आएगा। तो इधर की लिखी नॉर्मल, इधर की लिखी नॉर्मल, दोनों की नॉर्मल कंपेयर कर दी, T1 T2 निकाल लिए, पॉइंट आ गया, दूरियां निकाल ली, सब कुछ एनालाइज कर लिया। बट ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इन जनरल आता नहीं है, तो उसके दो स्पेशल केस मैंने आपको बताए, जिसमें एक में लाइन है, अब एक में लाइन है एक में कर्व है। तो यहाँ सिंपल फंडा क्या है कि यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पे कॉमन नॉर्मल गुजरेगी, उस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट की स्लोप बराबर होगी, तो मैंने कहा dy बाई dx इस लाइन की स्लोप के बराबर कर दो, वहां से पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट की इससे दूरी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। और अगर एक सर्कल है एक इससे है, तो इस पे नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी नॉर्मल सेंटर से पास कराना लाइन को, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करवाना कि वो सर्कल की नॉर्मल है। तो मैंने इस पे नॉर्मल लिखी, पी पॉइंट माना, नॉर्मल लिखी, उसको सेंटर से पास करा दिया, बस पास करा दिया मतलब पी आ गया, पी आ गया तो पी की इससे दूरी निकाल के उसमें से आर घटा दोगे तो मिनिमम दूरी आ जाएगी, ये हम कह रहे हैं। ठीक है जी, हाँ भाई क्लियर है सबको? मेरे बेटा सन्नाटा सा कैसे हो रखा है? उड़न छू तो नहीं हो गया ऊपर से? फिर भी देख लें, दोबारा देख लेना लेक्चर को, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, कल कोई पार्ट इसमें से दोबारा बताना हो दोबारा बता लेंगे, है ना। मुझे तुम्हारी खामोशी से तो यही लग रहा है कि नील बटे सन्नाटा हो रहा है ना। तो ठीक है, आज पैकअप कर देते हैं, वैसे भी टाइम हो गया, इस पे जो क्वेश्चंस कराने हैं 2-4 वो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। अभी आज के लिए इसको पढ़ लें, कोई डाउट्स आए पूछ सकते हो, या कल लेक्चर में दोबारा पूछ सकते हो, फिर इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर ये टेंजेंट एंड नॉर्मल फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब इस पे मात्र मुझे 3 या 4 क्वेश्चन कराने हैं बस, और कुछ नहीं कराना, खत्म हो गया चैप्टर मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल सेक्शन, एक सेगमेंट पूरा हुआ है एओडी का। अभी मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमम और रोल्स, एलएमवीटी और फलाना फिलूना बहुत कुछ बाकी। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके।